आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है 2021 बुल रन टू कंटिन्यू और क्रैश इन 2022। जो एक जबरदस्त बुल रन हुआ है फ्रॉम 2020 मार्च से लेके अक्टूबर 2021 तक, मतलब ऑलमोस्ट 18-19 मंथ्स तक जो बुल रन चला वन वे डायरेक्शन में, जहां में निफ्टी 7,600 से लेके ऑलमोस्ट 18,600 टच किया। ये बुल रन 2022 में कंटिन्यू रहेगी कि क्रैश आएगा? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में आपका आंसर डालिए। अगर आपको लगता है कंटिन्यू रहेगी, चैट बॉक्स में डालिए कंटिन्यू। अगर लगता है क्रैश आएगा तो चैट बॉक्स में डालिए क्रैश। सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार में मैं आपसे वही एक जरिए से कनेक्ट कर पाऊंगा। रीजन बीइंग, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, मुझे फीडबैक नहीं रहेगा अगर आप चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो। साइडवेज राजेश जी ने कहा है ओके। ज्ञानेश जी ने कहा है क्रैश क्रैश। रामाराव जी ने कहा है, लव्या जी ने क्रैश कैन हैपन इफ देयर इज अ वॉर, नो वन कैन प्रेडिक्ट। यस करेक्ट। देवा जी ने कहा है डोंट नो। ओके कल के सेशन में था, बहुत सारे लोग पॉजिटिव थे। आज के सेशन में मोस्ट ऑफ द लोग सरकमस्पेक्ट है। देखते हैं एक्चुअली क्या है। ये वेबिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे पहले समझते हैं। पॉइंट ये है, मेरे अलग अलग वेबिनार से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस या आपकी सोच, अगर आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया के नैरेटिव को फॉल प्रे करके होती है आपकी डिसीजन मेकिंग, तो शायद मुझे लगता है कि आप लाइफ में हैप्पी रिच या फिर आपको जो फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए वो नहीं मिल सकता है। क्योंकि ऐसा आपका हाल हो सकता है अगर आप मनी कंट्रोल, जी न्यूज, सीएनबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स, वैल्यू रिसर्च, ये सब देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, तो ऐसा हाल हो सकता है। रियलिटी में क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, एवरी मार्केट साइकिल की एक बॉटम लाइन होती है, इकोनॉमी कैसा चलती है। सबसे पहले आपको ये आपका फोकस होना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, उसके अंडरलाइनिंग पैरामीटर्स क्या है, वो एक बार आप समझ जाओ तो निफ्टी 7,600 हो, 18,600 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई क्रैश होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको अंडरलाइनिंग इकोनॉमिक समझ में आया हो तो। थोड़ा सा हम देखते हैं कि इतना ज्यादा बुल रन हुआ है 7,500 से लेके 18,600 विद इन अ मैटर ऑफ 19 मंथ्स। ये क्यों हुआ है, ये समझने के लिए हम देखेंगे करंटली इकोनॉमी का क्या हाल है। मुझे ऐसे लगता है आने वाले 10 साल इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बेस्ट 10 साल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हर एक कंट्री के लाइफ टाइम में एक बार ऐसे 5 से 10 साल का जर्नी आता है जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है, फाइनेंशियल ग्रोथ आती है। इसको सेट करता हूँ जरा। हाँ, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ आती है। जैसे जापान के हिस्ट्री में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1955 से लेके 1975, 20 साल में जापान वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। चाइना 1995 से लेके 2015 में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। शायद मुझे ऐसे लगता है आने वाले 10-15 सालों में इंडिया के साथ भी ये हो सकता है। क्यों, उसका हम रीजन देखेंगे। अगर ऐसे चीजें अनफोल्ड होती है तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है। डेलिबरेटली मैंने रखा है अराउंड 6-7 महीने पहले का, अराउंड अगस्त सितंबर का हो सकता है। 222% के रिटर्न है, डेलिबरेटली रखा है मैंने। कैसे टाइप के रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो शेयर मार्केट में, ये दिखाने के लिए। अभी इसको कॉपी मत कीजिए, क्योंकि इसमें से काफी सारे स्टॉक्स मैंने बेच दिए हैं। फॉर एग्जांपल गैब्रियल इंडिया बेच दिया है, उसके बाद जेम फाइनेंशियल्स, एचजी इंफ्रा, एसबीआई कार्ड्स, जोमेटो, सोना बीएलडब्ल्यू, रोजारी बायोटेक, ये सब बेच दिए हैं। शायद ये वीक में मैं ग्लैंड फार्मा के बारे में भी सोचने वाला हूँ। कॉपी करने मत जाइए। पॉइंट है कि कितने ज्यादा रिटर्न्स आप पा सकते हो अगर आप फॉलो करो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग।
ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है अप्रैल 2021 का। 37% के रिटर्न्स थे। उसके बाद मैंने काफी रीशफलिंग किया है। सो ऐसे काइंड ऑफ आपको रिटर्न चाहिए तो आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, जिसके बारे में एंड ऑफ द सेशन में आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेरे कंपनी का नाम है द हैप्पीनेस कल्चर। एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस अप्रैल 2017। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ सिंस 2002। सो 3-4 मार्केट साइकिल्स मैंने देखे हैं। सो मार्केट ऊपर जाता है लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, ये 3-4 बार देख चुका हूँ। सो थोड़ा अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हूँ। 480 प्लस क्लाइंट्स है करंटली अक्रॉस द इंडिया। 10.5 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपके फाइनेंशियल जर्नी का? तो लाइफ में हैप्पी रिच बनना। हैप्पी रिच बनने का मतलब क्या है? समझ लीजिए नेक्स्ट 5 इयर्स डाउन द लाइन आपकी इच्छा है कि आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है। 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको आपके नेटिव प्लेस में बंगलोज कंस्ट्रक्ट करना है। 15 इयर्स डाउन द लाइन आपको आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में सिखाना है। इसके लिए पैसे लगेंगे। और अगर आपके पास इनफ पैसे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी रिच बन सकता है। सो आपका लाइफ हैप्पी बनाने के लिए कोई मल्टी बैगर आपके पोर्टफोलियो में होने की जरूरत नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली स्कीम होने की जरूरत नहीं है। ना रियल एस्टेट में फॉर्चून बनाने की जरूरत है। पॉइंट है आपके लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन को आपको टारगेट करना चाहिए। हैप्पी रिच बनने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप है आपको डेट फ्री बनना पड़ेगा। कोई भी टाइप का कर्जा आपके ऊपर है, मुझे नहीं लगता है आप लाइफ में कभी भी हैप्पी बन सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इस दुनिया सॉरी अकॉर्डिंग टू मी कोई भी चीज कर्जे पे लेना मतलब होम लोन लेके घर लेना, कर्जा लेके बिजनेस करना, कार लोन लेके कार लेना, ये सब स्केर्सिटी मेंटालिटी दिखाती है। और स्केर्सिटी मेंटालिटी से आपका लाइफ कभी हैप्पी नहीं हो सकता है। जब भी आप कर्जा लेते हो आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट क्या सोचता है कि नेक्स्ट महीने का ईएमआई में कैसे भरूं। रादर आपको ये सोचना चाहिए कि आप अब आपका ब्रेन का फोकस एनर्जी सब फोकस होने चाहिए लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। वैसा नहीं होता है जब भी आपके ऊपर कर्जा होता है। इस दुनिया के हैप्पीएस्ट और रिचेस्ट लोगों का आप हिस्ट्री देखो तो शायद उन्होंने कभी भी लाइफ में कर्जा नहीं लिया है। मोस्ट ऑफ द आपके लोग आपके मेरे मॉम डैड का लाइफ देखिए, शायद वो हमारे से ज्यादा हैप्पी थे और उन्होंने कभी भी लाइफ में कर्जा नहीं लिया है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने। लेकिन हमारा शायद आज लाइफ कर्जे की वजह से बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। इसके ऊपर मेरा एक वर्कशॉप होता है सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, उसमें आप आ सकते हो। कैसे आ सकते हो एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा। सेकेंड है क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एटलीस्ट आपके मंथली खर्चे निकले उतना आपके पास पैसा विदाउट काम किए हुए आना चाहिए। रीजन सिंपल है, फेब्रुवरी 2020 में मोदी जी से लेके किसी को भी पता नहीं था इंडिया में कि नेक्स्ट 2 इयर्स इतने ज्यादा टर्मोइल होने वाला है इंडिया में। जो ट्रैवल टूरिज्म में काम करते थे, बिजनेस करते थे, होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, बिजनेस करते थे, स्पोर्ट्समैन थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे, बिजनेस करते थे, शायद उनको फरवरी 2020 में ये नहीं पता था कि आने वाले 2 सालों में उनका इनकम बहुत ज्यादा कम होने वाला है। सो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब और बैंकिंग इंडस्ट्री में हो तो आपके सैलरीज लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 साल में क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम बुका वर्ल्ड में जीते हैं, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूअस। सो पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक वर्कशॉप है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान, उस वो आप अटेंड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हैप्पी रिच बनने के लिए, इस दुनिया के जो रिचेस्ट लोग होते हैं ना सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं वो, तो आपका ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है। सबसे कम रिस्क लेते हैं जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं इस दुनिया के। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट बना दो। रिचेस्ट जो लोग होते हैं उनको वैल्यू एट रिस्क ये शब्द का मतलब एग्जैक्टली पता होता है। और शायद हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोगों को वैल्यू एट रिस्क का मतलब नहीं समझ में आता है। सो प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं आज के। सो ओमिक्रॉन का कंसर्न था, जनवरी महीने में केसेस बढ़ने लगे थे, तो टेंशन में आई थी गवर्नमेंट, सो लॉकडाउन वगैरह लगने लगे। लेकिन आप एक ग्राफ देखिए, ब्लू कलर की लाइन, ये नंबर ऑफ केसेस है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। करस्पॉन्डिंग आप डेथ्स देखिए, ये जो ब्राउन कलर की नीचे ग्राफ है वो दिखा रही है करस्पॉन्डिंग डेथ्स कितनी है। सो सेकेंड वेव बहुत ज्यादा डैमेजिंग थी, जहां पे नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा थे, करस्पॉन्डिंग डेथ्स भी ज्यादा थे। लेकिन आप करंटली देखो तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने डेथ कंसर्न नहीं है। सो हम सेफली ऐसा बोल सकते हैं कि कोरोना क्राइसिस इज बिहाइंड अस। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो नंबर्स कह रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बता रहे हैं। ये भी एक ग्राफ है साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे ओमिक्रॉन आया था, जो लास्ट थर्ड फोर्थ वेव जिसको बोलते हैं। वहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन करस्पॉन्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहे थे, जैसे इंडिया में भी रहा। वैक्सीनेशंस अभी ये मैंने ट्रैक करना भी छोड़ दिया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने भी ट्रैक करना छोड़ दिया रहेगा। 10th 20th मार्च तक ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया सबको, ऑलमोस्ट 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। सो आपने देखा होगा थर्ड वेव में उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। उसका रीजन ये हो सकता है, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नंबर्स ये बता रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसका परिणाम क्या हो रहा है इकोनॉमी के ऊपर। सो इकोनॉमी के कोई पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तीन चार पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली इकोनॉमी में क्या चालू है। तो वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर्स इज जीएसटी कलेक्शन। ये दिखाता है कि कितनी ग्रोथ है। मतलब आप कोई भी चीज खरीदते हो, पार्ले जी का 5 रुपीज का बिस्किट खरीदते हो, उसके ऊपर जीएसटी आपको भरना पड़ता है, इन अ वे, मतलब इनडायरेक्टली। सो जीएसटी कलेक्शन ये दिखाता है कि इकोनॉमी कितने अच्छे स्टेट में है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट लॉकडाउन में इकोनॉमी पूरी बंद थी, जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, वहां से रिकवरी आई, सेकेंड लॉकडाउन में वापस नीचे आया, वहां से रिकवरी आई। जनवरी 2022 में 1,34,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट। सो बहुत अच्छे स्टेट पे है इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कलेक्शन, ट्रांजैक्शंस। ई वे बिल एक पैरामीटर होता है। ई वे बिल का मतलब ऐसा है, स्टेट बाउंड्री जब भी क्रॉस होती है और 50,000 से जब भी ज्यादा का कोई भी स्टॉक या माल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्टेट टू नेक्स्ट सेकेंड स्टेट, तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो जितने जीएसटी के पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट होते हैं, वो दिखाता है कि उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट वेव में कुछ सब बंद था, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब, गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद था, तो ऑलमोस्ट नील था। वहां से रिकवरी आया, सेकंड लॉकडाउन में नीचे आया, फिर वापस रिकवरी आया, फिर नीचे आया नवंबर के मंथ में, लेकिन वापस रिकवरी आया है जनवरी के मंथ में। सो ये भी दिखा रहा है कि इकोनॉमी अच्छे स्टेट में है। नोमुरा करके एक फर्म है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखाती है, तो आप देख सकते हो फरवरी 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन से पहले 100% इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो ड्रॉप डाउन हो गई फर्स्ट वेव, फर्स्ट लॉकडाउन, वहां से रिकवरी आना चालू हो गई, उतने में ही सेकेंड वेव आई, वापस रिकवरी आना चालू हो गई है, और अभी आप देखोगे तो 100% पे इकोनॉमी उससे ज्यादा चल रही है इफ यू कंपेयर विथ फरवरी 2020। सो अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है। सेक्टर वाइज कोई कोई प्रेशर है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म हो सकता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप पिक्चर देखो तो इकोनॉमी एक अच्छे स्टेट पे है। अभी मुझे ऐसे लगता है आने वाले 10 साल ये इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बेस्ट 10 साल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस के हिस्ट्री में ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1940 से लेके 1960 का पीरियड में यूएस बहुत ज्यादा ग्रोथ पेस से ग्रोथ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1955 से 1975 जापान की इकोनॉमी इतने ज्यादा स्पीड से ग्रो हुई कि डायरेक्ट जाके वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। चाइना की 1995 से 2015 में, चाइना में 1985 में ऑलमोस्ट 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और 2015 में 0% बिलो पॉवर्टी लाइन। सो 20 साल में ह्यूमंगस ग्रोथ हुई। सो ह्यूमंगस ग्रोथ आने वाले 10-15 साल में इंडियन इकोनॉमी में बन सकती है। उसके मैं आपको 5-6 पैरामीटर्स बताऊंगा। सो इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। अगर आप ऐसा सोचते हो, आप मोदी जी के भक्त हो, ये टर्म भक्त, ये टर्म 2014 से आया है, सो अगर आपको ऑफेंसिव लग रहा है तो मैं आपका तहे दिल से माफी मांगता हूँ।
लेकिन अगर आप मोदी जी के भक्त हो और आपको लगता है कि मोदी जी सब कर देंगे, और आप कांग्रेस के भक्त हो और आपको लगता है कि मोदी जी फेकू जी है, तो दोनों क्राइटेरियाज गलत है। शेयर मार्केट में या आपको आपके फाइनेंशियल जर्नी में अबंडेंस चाहिए, तो कोई भी चीज आपको रैशनैलिटी से देखनी एक्सट्रीमली जरूरत है। आपके कोई भी पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, उसको साइड में रखिए, उसको फेसबुक तक रखिए, उसको वोटिंग मशीन तक रखिए, आपके फाइनेंसेस में उसको मत आने दीजिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। सो रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं पॉलिटिक्स का आधार ले रहा हूँ इसके लिए, लेकिन ऐसा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है कि कांग्रेस अच्छी होती है, बीजेपी, दोनों सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मेरा फर्म बिलीफ है। सो अकॉर्डिंग टू मी 2020 कोरोना क्राइसिस इज अ 1991 मूवमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन देता हूँ। आप जरा मुझे बताइए कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था, किसी को पता है तो अनम्यूट करके मुझे बताइए, जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2020 के कोरोना क्राइसिस से। अगर कोई इनिशिएटिव लेके। हेलो। यस अंकित जी। हेलो सर। यस। एक्चुअली सर 1990, हाँ एक्चुअली आदित्य जी 1991 में जब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा जी थे जो जिन्होंने मतलब बिकॉज अपने नरेंद्र मोदी मीन्स मनमोहन सिंह जी थे उस करेक्ट। टाइम पे द मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स टाइप में थे, तो उन्होंने एक मतलब एक जस्ट पुट ऑन दी एलपीजी इन इंडिया इन द 1991 के फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे इंडिया को इन्वेस्ट कर सके। तो उनके लिए एक एलपीजी 1999 पे आया जिसके वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक बूम हुआ इन इंडियन हिस्ट्री आई थिंक। यस यस, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट अंकित जी ने परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताता हूँ आपको, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है समझने के लिए कि पॉलिटिक्स और कैसा इकोनॉमिक्स का रिलेशन होता है। सो 1989 में कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई और 1989 टू 1991 2 साल एक खिचड़ी गवर्नमेंट थी, जिसमें लेफ्ट पार्टीज एंड भारतीय जनता पार्टी एक ही साथ गवर्नमेंट में थे। दो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इन द मैटर ऑफ 24 मंथ्स। सो अगर आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है तो लेफ्ट एंड बीजेपी अगर एक साथ बैठे हाउस में तो कितना खिचड़ी हो सकता है, वैसे ही खिचड़ी हुआ। और इकोनॉमिक हालत इतनी टाइट हो गई इंडिया की कि हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो क्रूड ऑयल के लिए डॉलर्स लगते हैं। तो सिर्फ 7 दिन का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उतना पैसा हमारे पास था। आज आप देखोगे तो एटलीस्ट 14 मंथ्स का क्रूड ऑयल आज हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उतना ट्रेजरी में है अपने पास। वो टाइम पे सिर्फ 7 दिन का था। सो हमें कर्जा लेना पड़ा, और ऐसी हालत थी कि जो हमारे ऊपर लोन था उसका रीपेमेंट, कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ता था। तो वर्ल्ड बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। तो हमें हमें इन लिटरली भीख मांगनी पड़ी, जिसने हमारे ऊपर 300 साल राज किया इंग्लैंड के पास। और हमें पैसा दिया गया, इंग्लैंड ने पैसा दिया वो टाइम पे, लेकिन उसके लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। ये सब चल रहा था 1991 इलेक्शन टाइम पे, जनरल इलेक्शन टाइम पे। और वही टाइम पे राजीव गांधी की हत्या हुई। ऐसे था कि कांग्रेस जीतेगा और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उनकी हत्या हुई। अभी कंसर्न हुआ और कांग्रेस जीती भी वो इलेक्शन, लेकिन माइनॉरिटी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसके बाद बहुत सारे माइनॉरिटी गवर्नमेंट चले इंडिया में, लेकिन 1991 में फर्स्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी विदाउट गांधीज। 1991 में विदाउट गांधीज इंडिया को इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो टाइम पे अपोजिशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था। सो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो नरसिम्हा राव जी जो रिटायर हो चुके थे उनको बनाया गया, क्योंकि ये एमए इन इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा जानते थे, प्लस इनको 9 लैंग्वेजेस आती थी। सो इंडिया को कनेक्ट कर पाए ऐसे सिचुएशन थी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिसके लिए कांग्रेस ने अपना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल गवाया, जिसका खामियाजा आज 30 साल तक वो भुगत रही है। मनमोहन सिंह को अर्थ मंत्री बनाया। अर्थ मंत्री है हमारे हमेशा एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, जो कि पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। अगर आप 1990s में जानते हो, फोन लेने के लिए 6 महीने की वेटिंग होती थी। मैं जो बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग में एक ही जन के पास फोन होता था, और चौथे मंजिले पे किसी का फोन आया तो उस चौथे मंजिले तक जाके उसको बुला के लाना पड़ता था।
अगर आपको कार लेनी है तो 2 ही चॉइसेस थे, 6 महीने का वेटिंग होता था कोई भी कार के लिए। सो ऐसे सब कंट्री से आज ये ऑलमोस्ट हम 6th प्लेस पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अकॉर्डिंग टू मी 1991 से आए हैं, इसके ऊपर अलग अलग विचार है, मेरे हिसाब से 1991 से आए। सेम 2020 में ऐसे ही सिचुएशन अनफोल्ड हुई कोरोना क्राइसिस से। कोरोना इज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट के ऊपर डंडा पड़ता है, बहुत अच्छे डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन आते हैं। जैसे एलपीजी डंडा पड़ा, डिसीजन आया, वैसे ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंडिया में हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना का डंडा। तो ये क्या डिसीजन हुए? सो सबसे पहले इवैक्यूएटिंग द स्टेट। जो भी मैं बातें बोलूंगा उसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपने कमिट किया है मुझे, 1 घंटे तक आप सुनोगे, तो आप सुन के लीजिए। सबसे बेस्ट डिसीजन है इवैक्यूएटिंग द स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, बहुत सारे कंपनियां हैं, उसको बेच देना। शायद 2021 में आज गवर्नमेंट इतने ज्यादा बिजनेसेस में है, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उतने ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की आज जरूरत नहीं है 2022 में, शायद 1969 में उसकी जरूरत थी। एक एग्जांपल देता हूँ, एयर इंडिया अभी बिक चुका है, लेकिन एयर इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैरियर था, एयर कैरियर। शायद 50 लाख लोग साल में उसका ये लेते हैं, लाभ उठाते हैं उसकी सर्विसेज, लेकिन एवरी ईयर 8,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट उसको देती है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ये 8,000 करोड़ कहाँ से आते हैं? आप और मैं जब भी पार्ले जी का बिस्किट लेते हैं 5 रुपए का, जीएसटी भरते हैं उसके ऊपर, उससे ये 8,000 करोड़ आते हैं। पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भरते हैं, उसके ऊपर से 8,000 करोड़ आते हैं। 140 करोड़ लोग जीएसटी भरेंगे और 50 लाख लोग उसका फायदा उठाएंगे, ये सही नहीं है। सो इसके लिए बेचना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनके एनपीएस ह्यूज है। विजय माल्या को कर्जा देते हैं, अनिल अंबानी को कर्जा देते हैं, हालांकि बहुत सारे रीपे हुआ है अभी, लेकिन डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। वो बैंक्स चलाने के लिए एवरी 2-3 इयर्स रिकैपिटलाइज किया जाता है ये सब बैंक बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा कहाँ से आता है? आप और मैं जब भी जीएसटी भरते हैं, इसके लिए इवैक्यूएटिंग स्टेट इज द इम्पोर्टेंट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो सही राह पे चल रहे हैं, लेकिन बजट में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, इनका इंटेंशन थोड़ा हिल रहा है ये गवर्नमेंट का, लेकिन ठीक है, एयर इंडिया बिक चुका है, बीपीसीएल पाइपलाइन में है। सेकंड चीज ये गवर्नमेंट कर रही है, इंड्यूस कंपटीशन इन एवरी सेक्टर। जैसे जो शेतकरी आंदोलन था दिल्ली के बाउंड्री पे, 380 डेज तक शेतकरी थे, उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो पॉलिटिक्स आ जाता है, कांग्रेस बीजेपी आ जाता है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये इंडिकेशन क्या था कि ये गवर्नमेंट है ना, एवरी सेक्टर में कंपटीशन इंड्यूस कर रही है। और मेरी बात मानिए, जब भी कंपटीशन इंड्यूस होता है, खुशहाली आती है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 1991 में 2 ही चॉइस थे गाड़ी लेने के, प्रीमियर पद्मिनी, जिसका नाम मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होगा, और एम्बेसडर। 2020 में, 21 में कितने ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री ने जॉब्स क्रिएट किए हैं इंडिया में, कितनी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है आज, आप देख सकते हो, क्योंकि एलपीजी हुआ 1991 में। सो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कंपटीशन इंड्यूस करने का। और भी चीजें हो रही है इसके बारे में। आरबीआई ने 2012 के बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट किया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज, एडवांस इकोनॉमीज है, वहां पे सेंट्रल बैंक हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। 2012 तक आरबीआई का हमेशा मोटो होता था कि जीडीपी को कंट्रोल करना। रघुराम राजन आने के बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, फिर वो पूरा इकोनॉमिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अच्छी बात है। First government in the history to work on supply side, extremely important factor, extremely ignored factor by the media। ये जो गवर्नमेंट है 2019 के बाद वाली, 2014 टू 2019, ये टोटली वेस्टेड ईयर्स थे अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैंने आपको बोला, जब भी डंडा पड़ता है तभी डिसीजंस आते हैं। तो 2019 के बाद इन्होंने कॉन्शियसली सप्लाई साइड पे काम करना चालू किया। इसका मतलब क्या है, आप समझ लीजिए।
2019 तक एवरी गवर्नमेंट होती थी डिमांड साइड पे काम करती थी, मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे जाएगा, सो दैट गरीबों के हाथ में पैसा आएगा थ्रू सब्सिडीज और वेरियस मेजर्स, टैक्स कम करना, वेरियस मेजर्स के लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, सो दैट लोग ज्यादा जाके चीजें खरीदेंगे मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने पड़ेंगे और ऐसा इकोनॉमी का साइकिल चलेगा। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स चलता है हमेशा विकसनशील देशों में, मतलब जो ग्रोइंग कंट्रीज है उसमें। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स चलता है मॉडर्न इकोनॉमीज में। सप्लाई साइड में मतलब क्या है, आप मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स अच्छे बनाओ, इसका बारे में और एक्सप्लेन करूंगा मैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, लोगों का इनकम पर कैपिटा बढ़े, हाथ में पैसा आए और वो लोग जाके मार्केट में चीजें खरीदे और इकोनॉमी का साइकिल चले। तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स चालू हुआ है, उसका इंडिकेशन है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में बताऊंगा, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सब्सिडी बर्डन 2005 से फ्रॉम यूपीए 1 टू एनडीए 1 एनडीए 2 से काफी अभी रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 1% ऑफ जीडीपी। सो ये सब्सिडी का कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको 6 फैक्टर्स बताता हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि गेम चेंजर है फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, करंटली इंडिया हैज द बेस्ट टैक्स रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स में बता रहा हूँ। सो शायद जो कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हो और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 35% टैक्स आप भरते हो, लेकिन आपकी कॉर्पोरेट सिर्फ 25% टैक्स भरती है। अगर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे तो सिर्फ 17% का टैक्स इंडिया में है। सो पहले क्या होता था, सितंबर 2019 से पहले कोई भी बिजनेस के ऊपर 35% टैक्स था, जो कि रिड्यूस हुआ है 25। सो ये 10% का जो टैक्स बच रहा है कॉर्पोरेट्स का, उसका क्या कर रही है ये, वो जो नफे में ऐड हो रहा है, प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, उसका कॉर्पोरेट्स कर नया बिजनेस लगाने में, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने में यूज कर रही है, जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़े। सो ये नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है वो हम देखेंगे। ये बीजेपी का आईटी सेल जो है वो बहुत प्रमोट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता ये क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो 2004 के बाद सक्सेसिवली इसके ऊपर, इनफैक्ट 1991 के बाद सक्सेसिवली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम हो रहा है। लास्ट 5-6 सालों में हमारा रैंक बहुत अच्छा आया है, ऑलमोस्ट 150 से 60 के ऊपर। करंटली हम 60 पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2011 में इंडिया में जो भी गुड्स कैरियर ट्रक होते हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एवरेज चलते थे 300 किलोमीटर। 2016 में 350 किलोमीटर। आज एक ट्रक एवरेज चलता है 500 किलोमीटर। उसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है जीएसटी। जीएसटी के पहले हर स्टेट बाउंड्री पे ट्रक को रुकना पड़ता था, आज रुकना नहीं पड़ता है। सेकंड है रोड का नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क। सो जितना रोड का नेटवर्क अच्छा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसा फायदा होगा, रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, मतलब आया है, मैं बताता हूँ। जो भी चीज आप खरीदी करते थे, ये एवरेज फिगर्स है 2015 में, तो उसमें 5.8% ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती थी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट। आज ये 4.7% है। इसका मतलब 1% फायदा हो रहा है। अगर प्रोडक्ट्स के दाम नीचे नहीं आए हैं लास्ट 5 सालों 6 सालों में, तो 1% फायदा बढ़ चुका है। 1% का सेविंग हो रहा है कॉर्पोरेट्स को और कंपनियों को, जो कि नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में यूटिलाइज हो सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ऐसे ऐसे अनफोल्ड होती है चीजें। फैक्टर नंबर 3, एक मीडिया नैरेटिव है कि चाइना दुनिया का दुश्मन है, तो इसके ऊपर पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। कोरोना की वजह से ना एक जियोपॉलिटिकल रीसेट हुआ है। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब यूएस में और यूरोप में बहुत ज्यादा मनुष्य हानि हुई है कंपेयर टू इंडिया, वहां पे ज्यादा मनुष्य हानि हुई है। सो लोगों को ऐसे लगता है चाइना की वजह से हुई है, लेकिन ये कोरोना क्राइसिस से बाहर आने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प किया है चाइना ने। कैसे? तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है
वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में। सो लोगों के मन में एक भावना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन जो कंपनियां ये सोच रही है कि चाइना प्लस वन, चाइना और दूसरे एक कंट्री में बिजनेसेस होने चाहिए। ये एक्चुअली चाइना प्लस वन 2012-13 से चालू है। उसका फायदा इंडिया ने अच्छी तरीके से उठाया है, लेकिन और अच्छी तरीके हो सकता है क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं करंटली। क्यों बढ़े हैं उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। वर्ल्ड के एक्सपोर्ट से 7% से ग्रोथ हुई है, इंडिया के एक्सपोर्ट से 8% से हुई है। लेकिन हमारे कंपैरिजन कंट्रीज है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ताइवान, वियतनाम, उनमें ज्यादा हुई है। ऑफ कोर्स वो छोटे इकोनॉमिक्स है कंपेयर टू इंडिया। सो इंडिया डिसेंट काम कर रहा है। इसका रीजन क्या है? तो डेमोग्राफिक रीजन है। सो ब्लू कलर लाइन सिग्निफाइज इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन, ये ग्रो होते रहेगी टिल 2050। और चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन 2019 में पीक कर चुकी है और अभी ये डिक्लाइन होगी। सो इसका दो फायदा होगा इंडिया को। सबसे पहला, चीप लेबर इंडिया में अवेलेबल होगा, सो दैट चाइना से कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इजी होगा। सेकेंड चीज, कोई भी जब भी प्लांट डालता है ये सोचता है कि जब भी मैं चीजें मैन्युफैक्चर करूंगा जल्दी से जल्दी कितना बेच सकता हूँ। सो बेचने के लिए लोग चाहिए, वर्किंग लोग चाहिए, जो पैसा कमाते हैं लोग इंडिया में ज्यादा है कंपेयर टू चाइना, और वो ग्रो होते रहेंगे टिल 2050। सो ये एडवांटेज है। ये दो एडवांटेज के वजह से मुझे ऐसे लगता है चाइना प्लस वन का इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और शायद 10 years डाउन द लाइन चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जैसे देखी है उतनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आप देख सकते हो। फैक्टर नंबर 4, अभी मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ऐसे कंपनियां जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री, बिजनेस करने का तरीका चेंज किया, ऐसी जो कंपनियां हैं, यूएस में है, यूएस की कंपनियां हैं, इसमें आप मैनेजमेंट्स देखो ना, टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे आईआईटीएंस एंड आईआईएम्स होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें है, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है। अगर इतनी बड़ी कंपनियां ये लोग चला सकते हैं, मतलब किधर तो मैंने पढ़ा था कि गूगल का, सॉरी, एप्पल का मार्केट कैप इंडिया के मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा है। सही है कि गलत है मुझे पता, वेरीफाई नहीं किया है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां अगर इंडियन लोग चला सकते हैं, तो इंडियन लोग जो आईआईटी आईआईएम्स में पढ़े हैं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका रीजन क्या है? चैट बॉक्स में डालिए, अगर कोई इनिशिएटिव लेके बता सकता है तो माइक अनम्यूट करने की परमिशन दी है मैंने। सर मैक्सिमम रिसोर्सेस अपने इंडिया में नहीं है, जो ज्यादा बेनिफिट्स फॉरेन मार्केट्स में मिलता है या फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। आई थिंक दिस इज द वन थिंग आई थिंक। राइट, राइट। और किसी को कुछ कहना है? एंड सर द सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि सो मेनी पीपल्स डोंट थिंक अबाउट द इंडियन मार्केट बिकॉज यू नो आजकल सब जॉब्स और सब लोग सिर्फ बाहर जाने की या फिर सैलरी या जॉब्स के बारे में सोचते हैं। जो स्टार्टअप कल्चर है, जो माइंडसेट होता है, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, वो इंडिया में काफी कम है। राइट, और दूसरी चीज ये है कि कोई भी देश को आगे बढ़ाने में कुछ ज्यादा इतना सोचता नहीं है, क्योंकि देश की ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जीडीपी कलेक्शन से ही होगी। तो जीडीपी की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आई थिंक एग्रीकल्चर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो आई थिंक स्टार्टअप कल्चर अपने इंडिया में काफी कम है। तो देश को आगे लेके जाना, मतलब औरों कंट्री से और लेकर के जाना, आई थिंक ये माइंडसेट काफी कम है लोगों में। इसलिए लोग पढ़ते यहाँ पर है लेकिन जॉब कहीं और करते हैं, टैक्स दूसरी कंपनीज को देते हैं। तो ऐसा मुझे राइट। लगता है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, उसका आपने, यस मनमोहन जी, या एक्चुअली हियर पॉलिटिकल विल इज, पॉलिटिकल सिस्टम जो काफी बटा हुआ है और लोगों में एजुकेशन बहुत कम है। मतलब दे आर नॉट थिंक ऑन दी नेशनल प्लेटफॉर्म, बट स्वार्थ ज्यादा है और एजुकेशन। और नंबर दो, ये जो भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही, जो अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और बेटर लाइवलीहुड और बेटर मनी।
तो जैसे कुछ देशों ने बनाया हुआ है भी, अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो आपको यहीं काम करना पड़ेगा, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। तो वो भी हमारे यहाँ नहीं है। थिंग्स विल चेंज, देखें क्या होता है। यस आप अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं सर जी। यस यस, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। या सो इसका बॉटम लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोनों जेंटलमैन ने सही आंसर दिए। इसका बॉटम लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1947 में जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि 70 साल में क्या किया वगैरह, ये सब पॉलिटिकल फंडे है। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड ये करना चाहिए हमारे वो टाइम के पॉलिटिशियन के बारे में। रीजन सिंपल है, एक ही दिन में दो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिया पाकिस्तान। और पाकिस्तान की आज हालत देखिए, इंडिया टॉप 5 पे पहुंच चुका है वर्ल्ड के इकोनॉमीज में। हर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन 1947 में जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वो टाइम पे हाल क्या था? 92% लोग अशिक्षित थे, मतलब जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। 85% फूड के लिए हम बाहर के कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। कोई भी अंबानीज, अडानीज, टाटाज, बिरलाज उतने बड़े नहीं थे कि बिजनेस चला पाए, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। कुछ भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। ऑलमोस्ट 99% चीजें इंपोर्ट होती थी। सो ऐसे कंट्री को बनाना था। सो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए। वन ऑफ द डिसीजन, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए लगता है पैसा। अभी पैसा था ही नहीं तो देगा कौन? सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स धंधा चलाने के लिए पैसा देती थी, जिसके वजह से इंडिया का जो फाइनेंशियल फ्लो होता है, मतलब पैसे का फ्लो होता है, एक कोरोनेटेड पाइप में से होता था। जैसे कि आप मॉडर्न इकोनॉमीज में देखो तो कभी भी बैंक, कोई भी बैंक कॉर्पोरेट को पैसा नहीं देती है। अलग अलग रूट से पैसा जनरेट होता है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या एआईएफ प्लेटफॉर्म्स हो गए, वैसे अलग अलग तरीके से बॉन्ड मार्केट से होता है। बैंक कोई भी उठा के ऐसा विजय माल्या को इतना बड़ा कर्जा नहीं दे देती है। लेकिन इंडिया में देना पड़ता था वो टाइम पे, क्योंकि इंडिया की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कोई भी किसी के भी इतना बड़ा बिजनेस करने की। सो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है हमेशा कोरोनेटेड रहा है। बैंक्स का काम होता है आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल को होम लोन देना, कार लोन देना, और आप इंडिविजुअल्स को सर्विस देना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कॉर्पोरेट्स को पैसा देना, ये बैंक्स का काम नहीं होता है, वो इंडिया में होता है। इसके वजह से कोई अगर आईआईटी से ग्रेजुएट भी होगा, उसको पैसा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर 11-12% के इंटरेस्ट पे कोई धंधा चलाने के लिए, अगर आप में से कोई बिजनेस में है, अगर 11-12% का इंटरेस्ट दे के आप धंधा चलाओगे, तो जब भी आपका डाउन टर्न आएगा तो आप कैसे कॉम्पीट करोगे? यूएस में 1-2% का इंटरेस्ट है, चाइना में 3-4%, 4-5% का इंटरेस्ट है, उससे आप कैसे कम्पीट कर पाओगे? सो इंडिया में कभी भी ये बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसके वजह से यहाँ का टैलेंट बाहर जाता था। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है। आज भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वजह से इंडिया चलता है। इंडिया का जीडीपी में मैक्सिमम ग्रोथ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। अगर आप जीडीपी देखो, उसमें सिर्फ 3-5% का ये रहेगा, अगर मेरे फिगर्स राइट है। जो भी लिस्टेड प्लेयर्स है उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3-5 होगा परसेंट, आई गेस, अगर मेरे नंबर सही। लेकिन अगर आप देखो 2002 से फ्लिपकार्ट्स आए, ओला आया, और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आए। इसका ये किसने चालू किए? आईआईटीएंस और आईआईएम्स है इसके पीछे। रीजन है अपना जो बैंकिंग सिस्टम है वो ऐसे राइट हैंड साइड वाले पाइप जैसा हो रहा है धीरे धीरे, ड्यू टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव फ्रॉम 1991। आईबीसी कोड अगर आप जानते हो, बैड बैंक कॉन्सेप्ट जो लास्ट बजट में आया था, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बैंक स्टार्टेड अंडर राइटिंग बेटर, ये सब अनफोल्ड हो रहा है। और शायद आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप गूगल इंडिया में देखोगे, मतलब गूगल जैसी कंपनी। अमेजॉन इंडिया में देखोगे, अमेजॉन जैसी कंपनी में। टेस्ला इंडिया में देखोगे, क्योंकि पैसा इजीली अवेलेबल है, बैंकिंग सिस्टम क्लीन होते जा रहा है, और टैलेंट तो हमारे पास था ही। फैक्टर नंबर 5, ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है आज के करंट सिनारियो के लिए, लेकिन क्रूड ऑयल रेंजेस बिटवीन 40 to 60। अभी आप बोलोगे क्रूड ऑयल की प्राइस तो करंटली 85-90 है, तो मैं आपको बताता हूँ। 1947 से लेके आज तक
हमें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ये लगान का एक डायलॉग है। तो हमें लगान देना पड़ता था ईरान को, क्योंकि ईरान से मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.5% हम बाय कायदा उठा के ईरान को दे देते थे। ये बर्डन है ना, ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का बर्डन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसके दो रीजंस है। 2015 में यूएस को नॉर्दर्न अमेरिका में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिले। सो यूएस ये ना क्रूड ऑयल का गजलर है, जो कि मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था टिल 2015। आज वो 2015 के बाद मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपने देखा होगा मिडल ईस्ट एकदम से शांत हो गया है, वहां पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यूएस हमेशा वहां पे कीड़े करता था। तो उनको तो मिल गया अपना। अभी यूएस की जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमेशा $60 के आसपास होने चाहिए। अगर 60 से ऊपर है लॉस करना चालू करती है, 60 से नीचे है तो भी लॉस करना चालू करती है। सो आप देखोगे वो दिन चले गए जहां पे क्रूड ऑयल ऐसा कंसिस्टेंटली 120, 130, 140, $150 के यहाँ पे रहता था। सो वैसा नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया होने वाला है। 2011, 12, 13 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वो प्रॉब्लम में क्यों थी? उसका रीजन सिंपल था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। बाकी वो सब पॉलिटिकल गिमिक है, वो सब छोड़ दीजिए आप। सिंपल बॉटम लाइन है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। इंडिया की बैलेंस शीट हिलने चालू हो गई थी वो टाइम पे, इसके वजह से प्रॉब्लम था। आज वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आने वाले टाइम में। 1% की जब भी गिरावट होती है ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, $30 बिलियन बचते हैं। और ये $30 बिलियन कहाँ पे जा रहे हैं? आज जा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में। कोई तमिलनाडु में बैठा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में इंडियन गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर कर रही है। राजस्थान में कोई बैठा है, कोई अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा इंडियन गवर्नमेंट डाल रही है टू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ब्यूटीफुल स्कीम। जैसे मनरेगा थी 2004 में गेम चेंजर, 2020 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बेनिफिट आपको दिखेंगे 2030 तक। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो अनाउंस हुआ था लास्ट बजट में, 1,10,000 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है वेरियस रोड्स और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सो इसमें ये पैसा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। फैक्टर नंबर 6, अगर आप मुंबई में रहते हो तो जुगाड़ू ये शब्द का अर्थ आपको अच्छा से समझ सकता है। इंडियन लोग बाय नेचर जुगाड़ू होते हैं। अभी जुगाड़ू ये शब्द का मतलब आपको समझना है तो मुंबई रेलवे में आप ट्रैवल करके देखिए, आपको बराबर समझ जाएगा कि जुगाड़ू ये शब्द का मतलब क्या होता है। तो जब भी लॉकडाउन हुए फर्स्ट मार्च 2020 में, किसी को पता नहीं था वैक्सीनेशन आएगा कभी, कोरोना कितना चलेगा, नेक्स्ट सैलरी कभी होगा, नेक्स्ट ईएमआई कैसा भरेंगे, नेक्स्ट बिजनेस कभी चालू होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे कल्चर, ऐसे टाइम में से हम बाहर निकले और मार्केट भी 7,500 का 18,600 हो गया, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। ये इंडिया की जुगाड़ूपन है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। फोर्स डिजिटलाइजेशन हुआ कोरोना की वजह से। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर सीनियर सिटीजन का अकाउंट होता है, मेरे मदर का भी है, और हर सीनियर सिटीजन के 5-6 अकाउंट होते हैं। क्यों होते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन होते हैं। लॉकडाउन से पहले एवरी मंथ में उनका पेंशन चेक करने के लिए वो लोग पासबुक लेके चले जाते थे, और वहां पे लाइन में हमेशा मशीन बंद होती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो प्रिंटिंग मशीन, और उसमें झगड़ा एवरीडे का, ये आपने हमेशा सुना होगा। आज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाके देखिए, वो गर्दी आज नहीं दिखती है। रीजन बीइंग 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब बैंकों ने किया है ऐसे, योनो ऐप डालना चालू किया था हर एक के मोबाइल में फोर्सफुली। यूज कोई नहीं करता था, मेरे मदर के मोबाइल में योनो ऐप था, यूज नहीं करती थी। 2020 मार्च के बाद यूज करना पड़ा, क्योंकि बाहर जा ही नहीं सकते। तो आज 2020 मार्च के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। मेरा अकाउंट है, मेरे मदर के सब पेंशन अकाउंट वहां पे है, आज तक वहां पे नहीं गया हूँ। योनो ऐप के थ्रू सब होता है। सो ये डिजिटलाइजेशन से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बच रहे हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में एडअप हो रहे हैं। सो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। ये 6 के 6 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए,
उसका फायदा कैसे हुआ, तो मैं आपको एक साल पहले लेके चलता हूँ, दिसंबर 2020 में। सो दिसंबर 2020 में वैक्सीनेशन नहीं हुए थे, फर्स्ट लॉकडाउन से बाहर आ चुके थे, सेकंड लॉकडाउन और सेकंड वेव आएगा किसी को नहीं पता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट देखिए, लिस्टेड प्लेयर्स के टॉप 100 कंपनियों की सेल्स ग्रोथ थी -6% कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ऑफ कोर्स चीजें इतनी नॉर्मलाइज नहीं थी, तो सेल्स ग्रोथ नहीं थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पैट ग्रोथ देखिए 8.3%, मतलब आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। मिड कैप कंपनी है, 101 नंबर से 250 नंबर की कंपनी, 14% की डी ग्रोथ सेल्स में कंपेयर टू 2019, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखिए 54%। स्मॉल कैप्स मतलब 251 की नंबर की कंपनी से लेके पूरा लिस्टेड प्लेयर्स, -7.9% की डी ग्रोथ कंपेयर टू 2019, लेकिन 131% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ। सो ये क्यों हुआ है? जो मैंने 6 फैक्टर्स दिए हैं वो अनफोल्ड होना चालू हुए। उसका मार्केट के ऊपर परिणाम क्या हुआ? तो अप्रैल मई जून स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, जुलाई अगस्त सितंबर 2020 धीरे धीरे चीजें खुलनी चालू हो गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी थी, जनवरी फरवरी मार्च 2021 वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड वेव चालू हुआ, अप्रैल में जून 2021 सेकेंड वेव ने महम किया इंडिया में, 4,51,000 के केसेस थे डेली। कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लास्ट कॉलम में फिगर्स देखिए, ये है इंडियन शेयर मार्केट में एफआईआईज में, जो यूरोप में और यूएस में जो एफआईआई बैठा हुआ है, जिसको भारत माता से कोई प्यार नहीं है, उसको सिर्फ भारत में पैसा बनाना है, उसको सिर्फ भारत में प्रॉफिट दिखता है, उसने एवरी क्वार्टर पैसा डाला है, डिस्पाइट कोरोना क्राइसिस, डिस्पाइट फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, डिस्पाइट वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन जनवरी, एवरी क्वार्टर पैसा डाला है। हमारे जो कंपैरिजन कंट्रीज है, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहां पे पैसा ऐसा नहीं हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ, जो 7,500 का जो निफ्टी था 23 मार्च 2020 को 18,600 का बन गया 18 अक्टूबर 2021 को, 19 महीनों में। सो अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे चीजें अनफोल्ड हुई है। उसके बाद चीजें अलग है, वो समझने के लिए आपको मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब जो रैली हुई है क्यों हुई है, उसका मीनिंग आपको समझना जरूरी। जब तक आप वो नहीं समझते हो, तब तक आप ब्लाइंडफोल्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो। सो इसलिए मुझे लगता है आने वाले 10 साल ये इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बेस्ट 10 साल होने वाले हैं। सो व्हाट्स इन इट फॉर मी? सो ऐसी 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको करनी है नेक्स्ट 10 साल कंसिस्टेंटली, बेसिक चीजें हैं। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। यस, ग्रेट। ग्रेट। सो 5 ऐसी चीजें जो सीक्रेट्स आपको फॉलो करने चाहिए। सीक्रेट नंबर 1, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम। ये आप आपके ब्रेन पे इनग्रेव कर दीजिए। कोई भी चीज में पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा डालना है, आपको समझना पड़ेगा उसके वैल्यूएशन, वो स्कीम के वैल्यूएशन आपके फेवर में कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद लास्ट 1 महीने में वो ट्रैप हो चुके हैं। रीजन बीइंग वैल्यूएशन आपने नहीं देखा, पास्ट रिटर्न्स आपने देखा। प्रॉब्लम ऐसा है, इंडिया में इन्वेस्टिंग ऐसा होता है रेयर व्यू में देख के। एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 25 साल में बहुत अच्छे 20% रिटर्न दिए हैं ईयर ऑन ईयर, इसलिए मैं एचडीएफसी बैंक खरीदता हूँ और नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए रखता हूँ। टोटली गलत सोच है। एशियन पेंट्स ने लास्ट 30 सालों में एवरी ईयर
टक्का रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर, इसलिए मैं एशियन पेंट्स इन्वेस्ट लेता हूँ और नेक्स्ट 10 इयर्स रखूंगा, टोटली गलत सोच है। रियल इस्टेट में लास्ट 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। पुणे में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 2003 में पुणे में 10 लाख में जिसने फ्लैट लिया उसको 2020 में 1.5 करोड़ हो गए। इसलिए मैं पुणे में रियल इस्टेट खरीदता हूँ, टोटली गलत सोच है। सो इसके मैं एन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ। सैडली लोग ऐसा ही इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। वैल्यूएशन समझने पड़ेंगे। अगर आपको वैल्यूएशन नहीं समझते, सीखने पड़ेंगे। सीखने से भी नहीं समझने पड़ते तो एडवाइजर को हायर कीजिए। सिर्फ 0.60% या 1% आपका बचता है म्यूचुअल फंड्स में, इसलिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने जाते हो तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हो। मुझे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग क्या होता है स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक्स में, वो मुझे समझ में आता है। मैं पढ़ सकता हूँ बैलेंस शीट और सब एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हर साल में 25,000 रुपए की एडवाइजरी फी भरता हूँ, इसलिए आपको वो 222% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। सो पॉइंट है, एडवाइजर को हायर कीजिए। एडवाइजर का पैसा ज्यादा जाता है कमीशन, वो बचाने के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे शायद आप ट्रैप हो जाओगे। इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनका भी एडवाइजर है। सो कैसे रियर व्यू इन्वेस्टिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2017 मार्केट आज जैसे ही पीक पे था, दिसंबर 2000 का पीक वापस आने के लिए 2014 मतलब 7 साल लगे, 6-7 साल लगे ऑलमोस्ट। वो टाइम पे बहुत सारे आज जैसे म्यूचुअल फंड में लोग भर भर के पैसा डाल रहे। दिसंबर 2007 में भी लोग म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा डालते थे क्योंकि मार्केट पीक पे था। सो 10 स्कीम्स थे एज पर पास्ट 3 इयर्स रिटर्न, ये 10 स्कीम्स थे। इसमें लोगों ने पैसा डाला। 3 साल के बाद जो नंबर 1 की स्कीम थी वो हो गई 91 नंबर की, नंबर 2 की बन गई 58 नंबर की, नंबर 3 की बन गई 34 नंबर की। सो जो पास्ट में बेस्ट रिटर्न देता है वो इनवेरिएबली फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स नहीं, इनवेरिएबली मैं ये शब्द का उच्चार कर रहा हूँ, रिटर्न्स नहीं देता है। तो समझना पड़ेगा वैल्यूएशंस। कोई भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, शेयर्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, वैल्यूएशन समझिए। सीक्रेट नंबर 2 है एसेट अलोकेशन। कैन यू प्लीज एलाबोरेट व्हाई पराग पारिक फ्लेक्सी ट्रैप? मैं आपको बताता हूँ एंड ऑफ द सेशन। हर्ष जी, एसेट अलोकेशन सीक्रेट नंबर 2 है। अगर आपको ऐसे लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे, तो इसमें एक कैविएट है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं जो शेयर मार्केट में नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स तक टिकता है। 2002 से मैं देख रहा हूँ, एवरी 6-7 साल में नए नए इन्वेस्टर्स आते, कोई टिकता नहीं है मार्केट में, कोई कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करता है। आज तक बहुत ऐसे लोग मैंने रेयर देखे हैं जो 10 साल तक म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। रेयर लोग हैं ऐसे। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आप समझिए। लास्ट 20 साल का ये डेटा है। लास्ट 20 साल में जिन्होंने 100%, तो माइक चालू हुआ है, इससे माइक चालू हो गया। हाँ, लास्ट 20 सालों में इक्विटी में 18.5% के रिटर्न्स जनरेट हुए एवरेज। उसके लिए रिस्क कितना लिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क होता है 26%, 26 यूनिट्स का रिस्क लिया है, मतलब 26 यूनिट्स का रिस्क लेके आपने 18.5% बनाया। अगर आप 20 साल तक कंसिस्टेंटली बने रहते तो। अगर आप 70% इक्विटी में पैसा डालते और 30% फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते तो आपके रिटर्न 18% होते। सिर्फ 0.5% का रिडक्शन, लेकिन रिस्क में 4% का रिडक्शन, 4 यूनिट्स का रिडक्शन। सो इसका मतलब ऐसा है, जब भी आप इक्विटी में पैसा डालते हो आपका पोर्टफोलियो ऐसा चलेगा। जब भी ऊपर चलेगा बहुत मजा आएगा, जब भी नीचे आएगा आप पेशेंस रख नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी, ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। जब भी आप नीचे मार्केट जाता है कन्विक्शन नहीं होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, बॉटम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सबको पता है। क्या आपने मार्च 2020 में पैसा डाला? किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो टाइम का
इमेजिन कीजिए, वैक्सीनेशन कभी आएगा किसी को नहीं पता था, नेक्स्ट ईएमआई आप भर पाओगे किसी को नहीं पता था, आपका बिजनेस चलेगा नहीं पता था, सैलरी आएगा नहीं पता था। सो ऐसे टाइम पे नहीं, पेशेंस नहीं रहता। सो इसके लिए आपको असेट एलोकेशन करना चाहिए। अमर अकबर एंथनी का एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका एग्जांपल सुना होगा। 13 फरवरी 2020 में, इंक्लूडिंग मोदी जी, किसी को नहीं पता था, और मेरे जैसे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा आपको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसा कुछ होता नहीं है एज सच इक्विटी मार्केट्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो अमर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो इसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में। एक्चुअल नंबर्स है, एग्जांपल हाइपोथेटिकल है। फिर अकबर ने थोड़ा कंजर्वेटिव था, वो बोला नहीं बाबा 5 लाख रुपए में इक्विटी आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ। एंथनी ने भी वैसा किया। Nifty level was 12,174. 23rd March 2020, within a matter of 40 days, market has tanked 40%. So जो अमर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसका पोर्टफोलियो इरोड होके हो गया 6,13,000 रुपीज। और अमर को नहीं पता था कि उसका नेक्स्ट सैलरी कभी आएगा, वैक्सीनेशन कभी चलेगा, नेक्स्ट ईएमआई कैसे भर पाएगा। सो जस्ट इमेजिन, अगर आप अमर पे जगह पे रहते तो क्या आप बने रहते? 40 दिन में आपके 10 लाख के हो गए 6,13,000, क्या आप बने रहते? ये आप क्वेश्चन खुद को पूछिए। अकबर ने देखा, अकबर एंथनी ने देखा कि इक्विटी मार्केट्स है अभी नीचे आया है, लेकिन मेरा 5 लाख रुपया सेफ है, 50% सेफ है। सो देखते हैं क्या होता है। एंथनी ने और आइडिया लगाया, 5 लाख रुपया मेरा सेफ है, थोड़ा 1 लाख रुपए का और रिस्क लेता हूँ, हिम्मत करता हूँ थोड़ा। लोग बोलते हैं बॉटम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चलो मेरे पास 5 लाख रुपया एफडी में है, तो 1 लाख रुपया मैं ट्रांसफर करके बॉटम में इन्वेस्ट करता हूँ। सो 24 जनवरी 2021, किसी को नहीं पता था, आउट ऑफ द ब्लू मून मार्केट 7,600 से रिकवर होके 14,238 हुआ, मतलब इनिशियल लेवल से ऑलमोस्ट 16% ऊपर। अमर का पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, उसका पोर्टफोलियो 14.36, जो कि निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है 2.5% से, 2.5% से। सो जो अमर जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बन जाते हैं इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर। लेकिन इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर को समझना चाहिए, अगर असेट अलोकेशन आप प्रॉपरली कर पाओ लाइक एंथनी, तो विद टेकिंग ओनली 50% रिस्क, 50% की रिस्क ली है मार्केट में, 50% पैसा एफडी में टोटली सिक्योर्ड है, फिर भी निफ्टी से 2% ज्यादा रिटर्न्स पा रहा है। सो असेट अलोकेशन आपको ज्यादा रिटर्न देगा। सीक्रेट नंबर 3, मार्केट कैप असेट, मार्केट कैप अलोकेशन समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ये, आपको ऐसा किसी ने बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कीजिए, 5-10 साल तक बने रहिए तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, शायद आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपको विद डेटा बताता हूँ। ऑरेंज कलर की लाइन है स्मॉल कैप इंडेक्स है, ग्रीन कलर की लाइन है मिड कैप इंडेक्स, रेड कलर की लाइन है लार्ज कैप इंडेक्स। इंडिया की इकोनॉमी जब भी ग्रोइंग फेज में होती है, स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं, मिड कैप थोड़े से कम रहते हैं, लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अप्रैल 2003 टू जनवरी 2008 इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 10% के आसपास था। देखिए स्मॉल कैप ने कितने रिटर्न दिए, 1427% एब्सोल्यूट रिटर्न्स, लेकिन लार्ज कैप ने 559%। सब प्राइम क्राइसिस आया, उसके बाद देखिए इंडिया का जीडीपी थोड़ा सा श्रिंक हुआ था, लार्ज कैप ने दिए 1% रिटर्न्स, 5 साल में सेंसेक्स ने 1% के रिटर्न, स्मॉल कैप ने -56%। सो वो टाइम चला गया है कि एक ही एसआईपी चलाओ। सो मार्केट साइकिल्स को आपको समझना पड़ेगा। सेक्टर अलोकेशन भी आपको समझना पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स चलते हैं, कौन से सेक्टर, हमेशा सेक्टर रोटेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कैलेंडर ईयर 2021 में जो गए साल में निफ्टी फार्मा ने 49% के रिटर्न दिए पूरे साल में, आईटी ने 42% के दिए, सेंसेक्स ने आई गेस 16 या 17, 18 या 20% के रिटर्न दिए, उसके अगेंस्ट इसने दिए। सो ये देख के सबको
मुझे फोन आते हैं, मुझे आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना है, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड में करना है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में फंड में करना है। उसका रीजन क्या है? आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये 2021 कैलेंडर ईयर का रिटर्न्स है। इसमें सिर्फ आप नोट कीजिए मैं जो बता रहा हूँ, फार्मा, आईटी एंड पीएसयू बैंक्स -38%, पूरे कैलेंडर ईयर में पीएसयू बैंक ने -38%। अभी देखिए जनवरी 2021 22 लास्ट मंथ पीएसयू बैंक ने 17.86% के एक महीने में रिटर्न्स दिए हैं। सेंसेक्स रहा है फ्लैट, 30 डेज में सेंसेक्स फ्लैट, लेकिन पीएसयू बैंक 17.86%। और आईटी जिन्होंने वो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, आईटी इंडेक्स -10%। सो सेक्टर रोटेशन होते रहता है। सो आपको समझना पड़ेगा आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप रेयर व्यू में इन्वेस्टिंग कर रहे हो। सेम स्टॉक्स में आप देख सकते हो, ओएनजीसी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा था लास्ट 2 साल में, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं। मारुति सुजुकी लास्ट 5 साल में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, एक महीने में 15% रिटर्न। ओएनजीसी एक महीने में 21% के रिटर्न्स। एनटीपीसी एक महीने में 14% के रिटर्न्स। और इन्फोसिस -8% एक महीने में। और विप्रो एक महीने में -20%। सो आपको समझना पड़ेगा सेक्टर रोटेशन। सेम लाइक सेक्टर रोटेशन, असेट अलोकेशन में भी रोटेशन होता है। जैसे स्मॉल और मिड कैप के पीछे अभी सब लोग भाग रहे हैं, एक्चुअली 2018-19 में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए था। 2010-11 में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। अगर ये देख के आप इन्वेस्ट करते तो 2012 से लेके 2017 5 साल तक आपको गोल्ड में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलते। सेक्टर रोटेशन होते रहता है। सीक्रेट नंबर 5, अगर आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करना है, हैप्पी रिच बनना है, फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कीजिए। कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। कोई भी म्यूचुअल फंड का बेस्ट रिटर्न देने वाला स्कीम आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। हैप्पीनेस आपको क्या कभी मिलेगा? एट द एज ऑफ 45 अगर आप रिटायर कर पाओ फाइनेंशियली, जैसे आपने प्लान किया है, फॉर एग्जांपल इनफ पैसे के साथ अगर फाइनेंशियली रिटायर कर पाओ, तो वो आपको हैप्पीनेस देगा। अगर आपके चाइल्ड का ड्रीम है यूएस में जाके या यूरोप में जाके, ऑक्सफोर्ड में जाके कोई डिग्री लेना है, उसके लिए आपको पास पैसे है, इनफ पैसे है और कोई लोन भी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको हैप्पीनेस देगा। सो इसके लिए प्लानिंग जरूरी है। सो फाइनेंशियल एडवाइजर को आप हायर कीजिए, फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कीजिए। एवरी मॉर्निंग उठ के सीएनबीसी 9 बजे चला के, जी न्यूज चला के, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के, मनी कंट्रोल देख के, यूट्यूब वीडियो देख के आपका लाइफ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ इंटरटेनमेंट चैनल्स है। सीएनबीसी इट्स अ इंटरटेनमेंट चैनल, ही आपको समझना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल लाइफ उससे कुछ भी नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने से, आपका नॉलेज बढ़ाने से आपका लाइफ अच्छा हो सकता है। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अभी सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। उससे पहले जरा मुझे आप बताइए आज का सेशन कितने लोगों को यूजफुल लगा है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। थैंक यू मच्छिंद्र जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू हर्ष जी, और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू, यूजफुल लगा है। सो अभी मैं आपके 5 मिनट लेता हूँ। द बिलियनियर प्लेबुक नाम का एक मेरा पेड वर्कशॉप है। कल ट्यूसडे और वेडनेसडे को इवनिंग में 7 से 8 बजे ये चलेगा। द बिलियनियर प्लेबुक नाम। इसमें बिलियनियर लोगों की ऐसी क्या सोच होती है जो उनको अलग बनाती है? तो उनके 4 बेसिक पैरामीटर्स है। जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं 4 चीजें देखते हैं। वैल्यूएशंस सबसे पहली चीज। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 12 रुपए का यस बैंक का स्टॉक, अकॉर्डिंग टू मी उसमें 0 वैल्यू बची है।
लेकिन 7,100 रुपए का 7,100 रुपीज का बजाज फाइनेंस का स्टॉक में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये स्टेटमेंट जिनको समझ में आता है उनको वैल्यूएशन ये शब्द का अर्थ समझ में आता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, वैल्यूएशन को सुप्रीम मानिए। बिलियनियर लोग ये पहले देखते हैं, नॉर्मल लोग एक ही देखते हैं, पास्ट रिटर्न्स कितने मिले, फ्यूचर रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड है, वैल्यूएशन देखिए। सेकेंड चीज बिलियनियर लोग देखते हैं, जो भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे 15 इयर्स डाउन द लाइन अगर बेचते हैं उसका टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, 15 साल के बाद बेचोगे, क्या आपके पास कैलकुलेशन है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके हाथ में कितने बन सकते हैं? ये बिलियनियर लोगों के पास होता है। थर्ड चीज है कॉस्ट। जो भी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको होल्ड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, 2003 में 10 लाख में पुणे में फ्लैट लिया, 2022 में उसकी वैल्यू हो गई 1.5 करोड़। दिखने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो 2003 में जिसने फ्लैट लिया है उसने हर साल हर महीना उसमें मेंटेनेंस भरा है, हर 3 4 5 साल में उसमें उसका रिपेयर वर्क किया है, बहुत ज्यादा पैसा उसके ऊपर खर्चा किया। सो हाथ में 3 से 4% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं आते रियल एस्टेट में, इंडिया जैसे कंट्री में। सो कॉस्ट भी समझना पड़ेगा आपको, जो चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। और चौथा चीज है लिक्विडिटी। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये समझते हैं कि उसमें से कोई तो एक रिवाइव हो जाएगा और उनका फॉर्च्यून बनेगा। लेकिन अगर रिवाइव नहीं हुआ तो क्या उसमें से आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। सो आप में से कितने, ये सब यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है क्या क्या सीखने मिलेगा। सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? पेड वर्कशॉप है, इसका फीस मैं बताऊंगा, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। इसका नॉर्मल फीस मैं बता देता हूँ, नॉर्मल फीस है 2,999, 3,000 रुपीज इसका फीस है। इसके साथ मैं बोनसेस भी देने वाला हूँ, 7 बोनसेस है। और एंड ऑफ द सेशन आप रुकते हो तो और भी डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ग्रेट। सो एंड ऑफ द सेशन तक रुके रहिए, सो और भी डिस्काउंट मिलेगा। ये 3,000 में आपको और क्या मिलेगा, तो सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ का वर्कशॉप। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप 1 है फॉर बीइंग हैप्पी रिच, डेट फ्री होना। सो अगर आप होम लोन सर्विस कर रहे हो या बहुत सारे लोन्स आपके ऊपर है, या फिर आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, आपको डेट फ्री रहना है, तो ये वर्कशॉप आप अटेंड कीजिए। अगर आप लोन लेके घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो विदाउट होम लोन कैसे घर लिया जाता है ये भी आपको इसमें सीखने मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ के वर्कशॉप में। 3rd 4th एंड 5th मार्च को ये होगा, इवनिंग 7 to 8। ये भी इसका बोनस है। बोनस नंबर 2, अगर आप में इच्छा है अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट पाने की या पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने की, तो एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में कैसे करना चाहिए इन्वेस्ट, कौन से स्कीम में कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका आंसर आपको मिलेगा। शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसा करना चाहिए, गोल्ड में, रियल एस्टेट में फॉर्चून आप कैसा क्रिएट कर सकते हो, पैसिव इनकम सोर्सेस, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान में आपको सीखने मिलेगा 17, 18, 19 मार्च को। बोनस नंबर 3 है ये जो मैंने आपको बिलियनियर प्लेबुक जो कल चालू होने वाला है 21, 22, 23 फरवरी। बोनस नंबर 4 है, मैं आपको जैसे सेशन के स्टार्ट से बता रहा हूँ, अंडरलाइनिंग इकोनॉमिक्स आप नहीं समझोगे तो आपके जो डिसीजंस है, फाइनेंशियल डिसीजन 99% रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। अगर आप निफ्टी देख के और सेंसेक्स देख के डिसाइड करते हो मार्केट सस्ता महंगा, तो आप बहुत गलत चीज कर रहे हो। सो एवरी मंथ में मार्केट आउटलुक सेशन लेता हूँ जिसमें करंट इकोनॉमिक सिनारियो, इकोनॉमिक पैरामीटर्स डिस्कस होते हैं, जैसे स्टार्ट में हुए वैसे उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उससे आप डिराइव कर सकते हो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एवरी मंथ के 2nd वीक ट्यूसडे को ये होता है। 12 सेशंस आपको अटेंड करने मिलेंगे 12 महीनों में, क्योंकि ये फीस जो आप भरोगे वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। बोनस नंबर 5, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज, अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट मैं बुलाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च के 1st वीक में एक
बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। माइंड, बॉडी एंड सोल, उसका कनेक्शन आपके फाइनेंसेस से कैसे होता है। अगर आपके माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन नहीं है तो आप फाइनेंशियली ज्यादा, मतलब लाइफ में ज्यादा अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते हो अगर माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन नहीं है तो। लेकिन ये कम्युनिटी इन्वेस्टिंग फाइनेंसेस के बारे में तो फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर उसका परिणाम। बोनस नंबर 6, फेसबुक का एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप। अगर फी पे करते हो तो उसमें आपको एंट्री दिया जाएगा, जिसमें करंटली 188 मेंबर्स है। इसमें जो भी आपके सेशंस अगर मिस आउट होते हैं पेड मेंबर्स के लिए जो होते हैं, तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें डाला जाता है, जो आप कभी भी देख सकते हो 1 साल तक। अगर आज आप इसके मेंबर बनते हो तो नवंबर 2020 से लेके आज तक जितने भी पेड सेमिनार्स हुए, वेबिनार्स हुए, सब आप रिकॉर्डेड इस पे अपलोडेड है तो देख सकते हो। बोनस नंबर 7, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया था, एक इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टिंग आप करते हो इंडिया में यूएस का कॉपी करके, तो नेक्स्ट 5 साल में आपकी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाने वाली है पैसा बनाने की। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होने वाली है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है मतलब करंटली, तो आई डोंट नो आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। ऐसी चीजें आपको स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में सीखने मिलेगी। 12 सेशंस होंगे, मतलब एवरी मंथ 1 सेशन, तो 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। किसी ने मुझे पूछा था पराग पारिक के बारे में क्या है। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसका आप रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 120 मंथ्स का, मतलब 10 सालों का, तो उसने सिर्फ 8 महीनों में आउट परफॉर्म किया है। 112 महीने वो अंडर परफॉर्मर रहा है। डिस्पाइट दैट उसने इतने अच्छे रिटर्न्स क्यों दिए हैं, तो 8 महीनों में उसने जो आउट परफॉर्मेंस दिया है वो इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है कि उसके सब रिटर्न्स एवरेज आउट हुए हैं। अभी ये 8 कौन से स्टॉक्स के वजह से इसने आउट परफॉर्म किया है, तो यूएस मार्केट के वजह से। यूएस मार्केट में इसका हेवी एक्सपोजर है। अकॉर्डिंग टू मी यूएस मार्केट बबल जोन में है। अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है, मैं रॉन्ग 100% रॉन्ग हो सकता हूँ। बबल जोन में है, कभी भी फट सकता है कोई भी रीजन के वजह से। अगर फटा तो वो पोर्टफोलियो का क्या हालत होगा। प्लस सेबी का एक रेगुलेशन आया है नया। सो यूएस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है इंडियन म्यूचुअल फंड्स को तो एक कैप दिया हुआ है, जो कि पराग पारिक का खत्म हो चुका है। सो अभी नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। सो 14, 15, 20 हजार करोड़ का इतना बड़ा पोर्टफोलियो को नए सिरे से बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिससे अंडर परफॉर्मेंस आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पास्ट रिटर्न्स मत देखिए म्यूचुअल फंड्स में। पास्ट रिटर्न्स इनवेरेबली ब्रिंग्स अंडर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट 2-3 years। सो ये स्टेटमेंट ये सब आपको सीखने को मिलेगा स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में। सो ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल है। 3 वर्कशॉप्स, फेसबुक ग्रुप का 1 ईयर का मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन के 12 सेशन, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज के 4 सेशन, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 12 सेशन आपको अटेंड करने मिलेंगे 1 साल के लिए। 26,000 इसकी वैल्यू है, 3,000 नॉर्मल फीस है। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है इसका आज मेंबरशिप लेने के लिए, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। सो मैं आपको लिंक्स दूंगा और आपको डिस्काउंट बताऊंगा 3,000 में कितना डिस्काउंट है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ओके, ग्रेट। सो मैं लिंक दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का अगर 1 ईयर का मेंबरशिप आपको चाहिए तो सिर्फ 1999 रुपीज पे करना है। लिंक्स रेजर पे, इंस्टा मुझे, और यूपीआई आईडी से भी आप पे कर सकते हो। उसका लिंक दे दिया है। अप्रैल महीने से ये ऑफलाइन होने वाला है कम्युनिटी, सो दैट आपके सिटी को मैं विजिट करूँ, वहाँ पे ऐसे फ्री या थोड़े फीस में वेबिनार्स करूँ और ये कम्युनिटी का मेंबरशिप दूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कम्युनिटी 10,000 रुपीज में सेल होगा। सो आज कोरोना के क्राइसिस के वजह से, ऑनलाइन के वजह से आपको ये इतना अच्छा नॉलेज 1999 में मिल रहा है। सो आपको मिस नहीं करना चाहिए।
ये कम्युनिटी आपके फाइनेंशियल जर्नी को एक अच्छा अलग डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसमें कोई नैरेटिव नहीं है। सो इसके लिए इसका आप पार्ट बन सकते हो। 188 मेंबर्स ऑलरेडी इसके है, सो आप कंसिडर कर सकते हो। जो जो भी फीस पे करेंगे रेजर पे या इंस्टामोजो पे या यूपीआई आईडी से, उनको नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, जिसमें आपको ज्वाइन होना है, और जो नंबर से लिंक आएगा उसको आपको सेव करना है, सो दैट पेड वेबिनार्स के, पेड वर्कशॉप्स के आपको लिंक्स आते रहेंगे। अगर आप सेव नहीं करोगे मेरा नंबर तो आपको वो लिंक्स नहीं आएंगे। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई क्वेश्चंस है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कोई भी क्वेश्चंस है तो। सो थैंक यू वेरी मच। आपने आपके लाइव का 1 आवर 15 मिनट्स मुझे देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ आपने दिया इसलिए, और आई होप आपको ये 1 आवर 15 मिनट्स के आपके टाइम से वैल्यू मिला होगा। अगर आपको वैल्यू, यस, गूगल पे नंबर बताइए। कुछ क्वेश्चंस, गूगल पे नंबर बताइए। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है? हाँ ओके ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ। चैट बॉक्स में ये डाला है मैंने नंबर, ये जीपे नंबर है मेरा, और यही आईडी है आदित्यपाल ओके। हर्ष का एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल मी विच नॉन कोरिलेटेड सेक्टर्स लाइक आईटी इंफ्रा फॉर पोर्टफोलियो बैलेंस? अकॉर्डिंग टू, ये मेरा ओपिनियन है, मार्केट में कोई सही गलत होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये आने वाले 3-5 साल में बहुत अच्छा करेगा। आने वाले 3-5 साल में बोल रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करेगा। आईटी रिजल्ट्स वाइज अच्छा करेंगे, कंपनियां बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, इन्फोसिस, टीसीएस। उसका स्टॉक प्राइस में कितना रिफ्लेक्शन आएगा आई डोंट नो, क्योंकि ऑलरेडी रन अप हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बहुत मैं पॉजिटिव हूँ। सो अगर मेरे क्लाइंट्स रहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में उनको इन्वेस्ट करने को मैं ये करता ही हूँ सजेस्ट। और आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड एक फंड है जो मैंने आपको बता दिया, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। वो ऑटोमेटिकली थीम्स को ये करता है, मतलब थीम एग्जिट एंट्री करता है। जैसे आईटी लास्ट 2 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, तो आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए था। प्रॉब्लम ऐसा होता है एज ए इंडिविजुअल, आप और मुझे एग्जिट कभी करना है पता नहीं चलता है। जैसे एग्जिट करना चाहिए था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, एग्जिट नहीं किया, मार्च में वन शॉट में आपका कितना पोर्टफोलियो डाउन हो गया आप देख सकते हो मनी कंट्रोल पे वगैरह। ये है, सो एग्जिट नहीं समझता। सो आईसीआईसीआई थीमेटिक फंड याद रखिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्लोटर फंड्स करंटली कंसिडरिंग लोअर आरबीआई रेट्स नाउ? यस, फ्लोटर फंड ऑल टाइम ये है, फ्लोटर फंड्स में हमेशा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लोटर फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ध्यान रखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के ही डेट फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आरबीआई के रेट्स लो है जो कि इंक्रीज होने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी बॉन्ड प्राइस में वो रिफ्लेक्शन आ चुका है, क्योंकि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 100% अकॉर्डिंग टू मी रेट हाइक आएगा। सो उसका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी बॉन्ड्स में आया है। सो करंटली फ्लोटर फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड और लो ड्यूरेशन फंड्स में आपको पोर्टफोलियो रखना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम टर्म, इसमें सब में रखना नहीं चाहिए करंटली, या गिल्ड फंड्स में रखना नहीं चाहिए। गिल्ड फंड में आप रखोगे तो पूरा पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव में चला जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट हाइक आ गया बड़ा तो। सो जिन्होंने भी फी पे किया है उनको मेरे नंबर से नेक्स्ट 15 मिनट्स में लिंक आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आए हो उसमें बने रहिए। नेक्स्ट वीकेंड में और अलग टॉपिक पे वेबिनार्स होंगे, जिसका इनवाइट मैं जो भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते रहिए, फेसबुक ग्रुप्स में भेजते रहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ये ऐसे वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।